हेलो एंड वेलकम टू द लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ बच्चों, अब तक हमने अम्ल व क्षार की आरेनियस एवं ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पनाएं पढ़ी थी। अब इसके बाद चलते हैं हम लुईस संकल्पना, अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना क्या कहती है? ये कहती है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो समूह होगा वह तो कार्य करेगा क्षार की तरह, और इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही समूह जो होगा वो कार्य करेगा अम्ल की तरह। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको ब्रोंस्टेड लोरी से। ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना में ध्यान रखना, वहाँ बताया था प्रोटॉन H+ दाता जो होगा वो अम्ल होता है, और प्रोटॉन ग्राही जो होता है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो प्रोटॉन दाता वो अम्ल और प्रोटॉन दाता वो प्रोटॉन ग्राही वो क्षार। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, प्रोटॉन दाता यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर दाता से दाता कट जाते हैं, गलती हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह क्षार कहलाता है, यहाँ प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। ध्यान रखना, क्षार की तरह कौन व्यवहार करेगा? वह व्यवहार करेगा जिस किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हो, यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा पड़ा हो जो बंध बनाने के पश्चात, यानी और इलेक्ट्रॉनों से तो उसने बंध बना लिया हो, लेकिन जो अलग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऐसा पड़ा रह गया हो जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा हो, ऐसा जिसके पास होगा वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और कुछ यौगिक, किसी यौगिक के अंदर कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं, या एक तत्व ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी, यानी पूरा की पूरा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जिनका अष्टक अपूर्ण है वो, या सामान्यतः हम बात करें धनायन, ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? अम्ल की तरह, जिन्हें हम लुईस अम्ल कहते हैं। और ऋणायन होंगे या एकाकी इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो युग्म होंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले जो यौगिक होंगे वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? लुईस क्षार की तरह। यानी क्षार को यहाँ लुईस के अनुसार बोल देते हैं लुईस क्षार, और अम्ल को बोल देते हैं लुईस अम्ल। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, समझते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एवं अमोनिया गैस, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिक्स में जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हमने सीखे थे उसमें मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता दी हैं। लॉन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा होता है, तो ये अपना क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बोरॉन परमाणु के साथ या बोरॉन के साथ में क्या कर लेता है, उसका एक तरफा साझा कर लेता है, और उपसह संयोजक बंध के द्वारा जो नाइट्रोजन होता है वो बोरॉन के साथ जुड़ जाता है। ये तीर जो लगाया है ये उपसह संयोजक बंध है। इसमें तीर जो होता है हमेशा दाता से ग्राही की तरफ होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन दाता है और बोरॉन क्या है, ग्राही। तो हुआ कैसे है, BF3 और NH3। यहाँ ये बिंदी ऐसी ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पे हमने देखा BF3 को हम BF3 ना लिख के उल्टा लिखेंगे F3B, और NH3 को सीधे सीधे लिखेंगे। यहाँ ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर एक तरफा साझा होगा, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, तीर लगा दिया। इसे कह दिया उपसह संयोजक बंध। अगर हम ऐसे लिखते इसको BF3
और NH3 ऐसा करते तो ऐसा लगता कि नाइट्रोजन ने फ्लोरीन के साथ साझा किया, जबकि ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म का, और वो भी एक तरफा साझा। इसलिए कौन सा बंध बना? उपसह संयोजक बंध। इसको यदि खोल के देखें स्ट्रक्चर को, पूरी संरचना को, तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड को तो F के तीनों की तीनों BF3। तो देखिए बोरोन 5वें नंबर पे आता है, तो लास्ट को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 यहाँ हो गया। फ्लोरीन आता है 9 पे, तो लास्ट में 7 2 4 6 और एक का क्या हो गया? साझा। लेकिन बोरोन के पास यहाँ देखिए 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इनका अष्टक पूर्ण ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह पूर्ण अष्टक वाला एक तत्व है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। जबकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़े के रूप में पड़े रह गए, जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये रहे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साझा कर लेगा। देखो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ उठा दिया, उसको ये वाला रख दिया। अब ये दोनों की दोनों यहाँ साझा हो गया और इस तरह से उपसह संयोजक बंध बन गया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ लुईस संकल्पना को समझने का, या लुईस संकल्पना के अनुसार हम ऐसे यौगिकों के बारे में भी जिनमें हाइड्रोजन हो, H+ हो चाहे नहीं हो, OH- हो या नहीं हो, उनकी भी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं इस संकल्पना के द्वारा। यानी यह कोई आवश्यक नहीं है कि अम्ल व क्षार में H+ और OH- आयन हो ही हों, कोई ज़रूरी नहीं है उनके अंदर हो। यानी H+ और OH- विहीन विलयनों की भी अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का निर्धारण हम लुईस संकल्पना के द्वारा बता सकते हैं कि H+ नहीं भी हो वो भी अम्ल हो सकता है, OH- नहीं हो वो भी क्षार हो सकता है। तो ये हमने बच्चों सीखा लुईस संकल्पना से। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों के बारे में हम बात करते हैं। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अब उन अम्ल व क्षार के कुछ गुण हमने बेसिक्स में चर्चा कर ली थी, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास। तो देखिए सामान्य गुणधर्मों की बात करें, पहला अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, ये जानते ही हैं। दूसरा, ये सभी चीज़ें नॉर्मल चीज़ हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। और देखिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? चखने पर आपको मालूम है जनरली जो कार्बनिक अम्लों को हम खाने में काम में ले सकते हैं और चखते हैं। नींबू जो हो गया है, नींबू के हो गया, टमाटर हो गया, तो इनके अंदर एसिटिक अम्ल, जैसे सिरका के अंदर है वो एसिटिक अम्ल जो है उसको, तो ये कैसे स्वाद लेते हैं, तो जब उनको चखते हैं तो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तीसरा, अब आइए रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो पहला, अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ, यानी धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो लवण तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस, इसको हम अब धातु के रूप में आपके कोर्स में जिंक और भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं, और कोई सी भी धातु ले सकते हैं, जिंक। अब यहाँ पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो H2SO4 नहीं तो HCl ले लो, HNO3 ले लो, कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं। तनु अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो आप जानते हैं ZnSO4 के साथ तो क्या बनेगा? ZnSO4, और यहाँ क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जिंक धातु, जिंक को हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं। जस्ते को या जस्ते के टुकड़ों को तनु अम्लों की उपस्थिति में
या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसको एक प्रयोग भी दे रखा है आपके में कोर्स में, उस प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रयोग ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान रखना है बच्चों इसके बारे में। एक बार बच्चों थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं बची, इसको नीचे दोबारा लिख देंगे हम। ये देखिए हमने क्या किया, एक परख नली ली, उस परख नली में हमने जिंक का मतलब जस्ते धातु के कुछ टुकड़े, और उसी में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब समझिए पानी मिला हुआ, तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमने इसमें भर लिया। अब ऊपर हमने कॉर्क जो लगाया, कॉर्क था छिद्रित कॉर्क, उस छिद्रित कॉर्क में से हमने एक प्रवाह नली का एक सिरा उसमें फिट कर दिया। इसको हम स्टैंड की सहायता से बात करें तो परख नली को स्टैंड पर हाँ जी, देखिए परख नली में हमने क्या लिया, जस्ते धातु के कुछ टुकड़े लिए, उसके अलावा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल पहले ले लिया, उसमें जस्ते धातु के कुछ टुकड़े हमने उसमें डाल दिए। परख नली के मुंह को हमने एक छिद्रित कॉर्क से बंद किया और करने के बाद उसमें प्रवाह नली के एक सिरे को छिद्रित कॉर्क में से होकर परख नली में, जबकि दूसरे सिरे को एक हमने किसी बर्तन में क्या लिया, साबुन का घोल ले लिया, उस साबुन के घोल में हमने उसको डुबो दिया। कुछ समय बाद हमें परख नली में क्या दिखाई देते हैं, कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं जो कि किसी गैस बनने का सूचक होते हैं, और गैस यहाँ से निकलती है। अब उसको जगह नहीं मिलती तो वो परख नली से होती हुई या प्रवाह नली से होती हुई और लास्ट में क्या करती है, साबुन के घोल पर दाब लगाती है, जिससे यहाँ पर बुलबुले उठते हैं। और जब उन बुलबुलों के समीप जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले जाई जाती है तो वो बुलबुले जो होते हैं वो फट फट की ध्वनि के साथ फूटने लगते हैं। फट फट की ध्वनि के साथ फूटने लगते हैं। तो फट फट की ध्वनि के साथ फूटने से पता लगता है कि भाई हमने डाला क्या था, हमने डाला था सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके अलावा जिंक धातु के टुकड़े। तो जिंक तो हो गया धातु, सल्फ्यूरिक क्या हो गया, H2SO4 क्या हो गया, अम्ल। और यहाँ पर फट फट की ध्वनि किसकी आती है, हाइड्रोजन गैस की। ये एक फीचर है, इसका एक लक्षण है, गुण है पता लगाने का कि धीरे धीरे आवाज़ आ रही है फट फट, तो इसका मतलब समझिए वो हाइड्रोजन, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस हुई तो फट फट ना आके फटाक बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो यहाँ बना ZnSO4 और उसके अलावा गैस जो निकली थी वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। इससे क्या अनुमान लगता है कि धातु व अम्ल की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये जो चित्र है
डायग्राम जो है 2 बार बोर्ड में आ चुका है, तो इस डायग्राम की बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये आज आप पे प्रैक्टिस कर करके ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आप पर। अब इसके बाद ये एक तीसरा पॉइंट हुआ, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, या सीधा बोलते हैं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। जिंक ने क्रिया की थी H2SO4 से, क्या बना था, ZnSO4 प्लस H2, ये हो गया था। यानी धातु से क्रिया की किसने, अम्ल ने, तो क्या बन गया था, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं फोर्थ की बात करें, धातु, हमको मालूम है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्षारों से क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं और अपने समस्त गुणों को खो देते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं इसे। ये सब ये जनरली 7th 8th क्लास में ही आ जाता है ये चीज़ें। तो जानते हैं हम, अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तब जाके क्या बनाते हैं, लवण और जल। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के। तो देखिए कैसे, धातु ऑक्साइड के साथ कौन क्रिया करता है, अम्ल, और क्रिया करने के बाद लवण व जल बना देते हैं। जबकि हमने तो अब तक पढ़ा था कि अम्ल तो क्षारों से क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनाते हैं, लेकिन अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करने के बाद भी लवण और जल बना देते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के, या क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, धातु कॉपर, कॉपर का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। अम्ल हो गया HCl, इसके साथ क्रिया की तो बनाया CuCl2 और H2O, कॉपर क्लोराइड या कॉपर सेकेंड क्लोराइड और H2O। इसे हम बैलेंस करते हैं तो 2 यहाँ लगा दिया और ये पूरी रिएक्शन मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई, हो गया। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड और या कॉपर सेकेंड क्लोराइड और जल बनाता है। तो यहाँ पर CuO किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार कर रहा है धातु ऑक्साइड की तरह। उसके अलावा आप जानते ही हैं धातु क्षारों के साथ में क्रिया करते हैं, क्षार के साथ में जब धातु क्रिया करते हैं, सॉरी धातु नहीं अम्ल जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। इस क्रिया आप क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्षार NaOH, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, जाना पहचाना। तो NaCl से करेगा क्या होगा, NaCl, और यहाँ क्या बनेगा, H2O। तो क्षार के साथ अम्ल ने क्रिया की तो क्या बना, लवण और जल। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार समान सांद्रता में व समान मात्रा में क्रिया करने चाहिए, तभी आके वो एक दूसरे को उदासीन कर पाएंगे पूर्ण रूपेण। ये बात हुई। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं क्षारों के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। क्षार क्या है भाई, क्षार के गुणधर्म की बात करें, पहला ये क्या करेंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे, नीले लिटमस पत्र में बदल देंगे। दूसरा, छूने पर कैसे लगेंगे, साबुन की तरह, साबुन के समान चिकने लगते हैं। स्वाद की बात करें तो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। अब ये तो नॉर्मल बातें हैं। अब इसके बाद मेन चीज़ ध्यान रखो, ये क्या है, अम्लों ने धातुओं से क्रिया की तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। उसका हमने एक प्रयोग भी देख लिया था। क्षार जो होते हैं, अम्ल की अगर मैं क्षार रखूं, क्षार जो होते हैं धातुओं के साथ सामान्यतः क्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ क्षार कुछ धातुओं से क्रिया
कर कर लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे अम्लों की तरह। लेकिन ऐसे क्षार व धातुएं बहुत ही कम हैं। तो उसमें से एक हमारे कोर्स में दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षार है। ये जिंक क्या है यहाँ पर, जिंक धातु हो गई। जिंक क्या हो गई, धातु। धातु के साथ क्रिया करके, ये बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में एक बार। क्षार भी धातु से क्रिया कर सकते हैं, अम्ल तो धातु से क्रिया करते ही हैं, क्षार भी कर सकते हैं और एक विशेष प्रकार का लवण बनाते हैं। कौन सा लवण होगा वो ध्यान रखिए, Na2ZnO2। और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, निकली तो यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर इस लवण को बनाया जा सकता है, ZnSO4 से रिएक्ट किया इसने, ZnSO4। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ रिएक्ट करके आप बना दो। ये एक स्पेशल प्रकार का या विशेष प्रकार का क्या है, लवण है, जिसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट लवण। इसको बैलेंस करेंगे, लो हो गया बैलेंस। 2NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। ये इसके अलावा अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो हमने अभी देखा था, ये मोस्ट है, ऐसे ही उसमें नेक्स्ट चलेगा। जिस प्रकार अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम बात करें क्षार जो होते हैं, वो क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार जो होता है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और वही बनाएगा क्या, लवण और जल। तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड किसकी कैसी प्रकृति होगी, इसकी अम्लीय प्रकृति। देखिए क्षार की हम बात करें, CaOH जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसे, प्लस CO2। अब CO2 कैसे, कार्बन क्या है, अधातु का ऑक्साइड, इससे क्रिया करेंगे CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH आया, ये क्षार है। अधातु ऑक्साइड से क्षार ने क्रिया की और लवण और जल बन गया। जबकि हम जानते हैं क्षार तो भाई अम्लों से क्रिया करते हैं तब लवण जल बनता है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। ये वाला भी बहुत मोस्ट है, उसका तो देखो ध्यान रखो। अम्लों में से बात करें तो ये वाला 3rd and 4th, क्षारों में से बात करें तो 4th and 5th, वेरी मोस्ट। और 6 वाला अगर लिखना चाहें तो यही रिएक्शन वहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के हम सामान्य गुणधर्मों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आप एक बार इनको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, आज हमने पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा अम्ल और क्षारों की। उसके अलावा अम्ल और क्षारों के कुछ सामान्य गुणधर्मों की हमने चर्चा की थी। इसके बाद अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग और उसके बाद फिर pH स्केल वगैरह जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।